नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हम पहुंचे हैं एडवोकेट गुरदीप जी के पास, जो इनेलो पार्टी के लोकसभा के अम्बाला से प्रत्याशी हैं। और पहली बार इतिहास में कि किसी सिख समाज को किसी पार्टी से टिकट मिले। पहले अन्य पार्टी से कोई भी सिख समाज को लोकसभा की टिकट नहीं मिली। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वे इस बारे में क्या कहना चाहिए। सबसे पहले सर, दैनिक सवेरा टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको इनेलो पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है और कम उम्र के युवा उभर के आए हो और नेता और लोकसभा के लिए लड़ रहे हो, सीधे ही लोकसभा लड़ रहे हो। हाँ जी, एक्चुअली ये अम्बाला लोकसभा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है सर कि किसी सिख कैंडिडेट को किसी पार्टी ने टिकट दी है। आज तक उस लोकसभा की हिस्ट्री रही है कि आज तक वहाँ से किसी भी पार्टी ने कभी भी किसी सिख पर विश्वास ही नहीं जताया कि वो वहाँ से सीट निकाल सकता है। तो ये अभय जी का, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास और इतना मान सम्मान पूरी सिख कौम को उन्होंने बख्शा है। और एक सिख कैंडिडेट और यूथ सिख कैंडिडेट इतना विश्वास करके उसको लोकसभा के मैदान में उतारा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू चौधरी अभय सिंह चौटाला। तो सर, जनता के बीच में जाने वाले हो तो क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके? लगातार देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी है तो बेरोजगारी की बात करें एक चरम सीमा पर है, महंगाई की बात करें, जो आज का युवा है बाहर की तरफ प्लान करने वाला है, तो उन क्या विशेष रहने वाले आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, आपने भी खुद देखा, आप तो मीडिया हो, आपको आई थिंक सब पता ही है कि कितना युवा पलायन कर चुका है, माइग्रेट कर चुका है यहाँ से। और हरियाणा और पंजाब का अगर हम रिकॉर्ड उठा लें तो मैक्सिमम युवा जो है यहाँ से पलायन बाहर को कर चुका है दूसरी कंट्री की तरफ। अब पंजाब में आप ले लो तो सरकार वहाँ पर पहले कांग्रेस की रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की रही है और सेंटर में मोदी जी हैं। तो बेरोज़गारी तो चरम सीमा पे हो रखी है। उसके बाद आप अगर हरियाणा में आ जाओ तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार 10 सालों से है और 10 साल के अंदर बेरोज़गारी में यहाँ पर नंबर 1 हो चुका है हरियाणा इस टाइम बेरोज़गारी के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम युवा को अपना फ्यूचर जो है आउट ऑफ कंट्री लग रहा है। अभी हमें इंडिया में कोई बेरोज़गार नहीं है, हमारे पास कोई भी रोज़गार नहीं है और हम बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। तो वो अपना रोज़गार ढूंढने के लिए वो आउट ऑफ कंट्री इंडिया से बाहर जा रहे हैं। सर, हरियाणा कौशल के तहत कई बच्चों की सिलेक्शन हुई है और इजराइल भेज देकर, और आज वो बच्चे फंसे हुए हैं। देखिए ना, कितनी विडंबना की बात है कि हमारी सरकार खुद बच्चों को यहाँ से हरियाणा कौशल विभाग की उससे स्कीम के तहत हरियाणा के ही बच्चों को माइग्रेट कर रही है इंडिया से बाहर। क्यों इंडिया में रोज़गार नहीं हो सकता? अगर हम इंडिया के टैलेंट को, इंडिया के भविष्य को, इंडिया के यूथ को इंडिया से बाहर पहले ही कर देंगे तो क्या इंडिया का भविष्य क्या रह जाएगा? इस देश का क्या भविष्य रह जाएगा? क्या हरियाणा का भविष्य रह जाएगा? बताइए, कौन संभाल लेगा? तो ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की कि हमें बीजेपी जैसी सरकार हमें इस देश को मिल गई है। इस चीज़ से हम तभी बच सकते हैं। बेरोज़गारी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अपराध इतना बढ़ चुका है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हरियाणा मुक्त भारत और बीजेपी मुक्त भारत और बीजेपी मुक्त हरियाणा हमें करना पड़ेगा। मगर वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार। आप कह रहे हो 400 पार, मुझे लग रहा है वो 40 भी ना पार हो। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। 400 पार देना, 400 पार का नारा आई थिंक मैं समझता हूँ वैसा ही है जैसा 15 लाख सबके अकाउंट में आ गया, ठीक है। जैसे दाऊद इब्राहिम को इंडिया आ गया, तो ये 400 पार का नारा वही जुमला है। जैसा जुमला इन्होंने 15 लाख आई थिंक सबके खाते में आ गया होगा, आपके खाते में भी आ गया होगा तो ये 400 पार वाला वही एक जुमला है, ठीक तो है। सर, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल उन्होंने हरियाणा की उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या लगता है हरियाणा का विकास हुआ? वो कहते हैं कि हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया। अच्छा। कहते हैं कि जो सीएम सिटी करनाल से हो, आप बिलोंग करते हो, हाँ जी। कि मैंने सीएम सिटी का नहीं विकास किया बल्कि पूरे हरियाणा का विकास किया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने एक्चुअली हरियाणा का विकास किया है कुछ मुद्दों पर, वो मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा का विकास हुआ है अपराध के मामले में, हमने बहुत तरक्की करी है खट्टर साहब के टाइम में।
हरियाणा का विकास हुआ है बेरोज़गारी के मामले में, उसमें भी हम बहुत आगे चले गए, बहुत तरक्की कर गए। हरियाणा का विकास हुआ महंगाई में, महंगाई में भी आज आप देखिए सिलेंडर का क्या रेट है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये हुआ है, 90-96 रुपये तो पेट्रोल हो गया, 90 रुपये डीजल हो गया, 89 करे सर सरकार कितना हो गया। अगर आप एक किसी भी प्रोडक्ट को, मैं अब आपको थोड़ा सा बिजनेसमैन की भाषा में बोलता हूँ, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने उसका सीधा 500 रुपये रेट बढ़ा दिया, उसके बाद आप 500 रुपये रेट बढ़ाने के बाद उस पर 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया घटा रहे हो, तो कहाँ के कम हुआ ना, बताइए कितना फ़र्क पड़ेगा लोगों की जेब पे। अगर आप 50-60 रुपये डीजल पेट्रोल को, ठीक है, आप सीधा ही ले गए 90 रुपये पे, कितना फ़र्क है, 30 रुपये का फ़र्क है सर। अगर उसमें आप 1-2 रुपये फ़र्क कम करते रहोगे, क्या फ़र्क है सर। जो आपकी सुप्रीमो इनेलो पार्टी का वेदिंग चौटाला जी ने एक विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था कि उन्होंने जब उनकी परिवर्तन रैली निकल रही थी तो उन्होंने देखा कि हरियाणा का गांव में देखा तो युवा ही नहीं है, और उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। बिल्कुल। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे लगातार? बिल्कुल, अबे जी ने जब परिवर्तन रैली के अंदर जब वो गए गांव में और उन्होंने ये चीज़ देखी कि हाँ गांव से जितना भी युवा है वो पलायन कर रहा है, तो जो मेरी टिकट वाला मैं आपको बताता हूँ मुद्दा, तो यही सोच रखकर उन्होंने एक यूथ को, युवा के लिए उन्होंने काम किया और उन्होंने कहा कि हमें यूथ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक यूथ में भी एक दिखना चाहिए उनको कि हाँ हरियाणा के अंदर आज भी कोई एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए काम करेगा और हमारी ग्रोथ के लिए काम करेगा। इसीलिए आप देखिए मेरी एक 28 साल की उम्र है, बहुत छोटी उम्र है, और एक 28 साल की उम्र के युवा को और एक सिख चेहरे को उन्होंने आज एमपी का एक लोकसभा का चुनाव का टिकट दिया है। एक युवा के लिए कितनी गर्वान्वित होने की बात है ये। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा एक नेता, ऐसा एक लीडर मैं उसके अंडर ये काम कर रहा हूँ, बहुत ही गौरव फील कर रहा हूँ। तो सर लगातार मोदी जी भाषणों में अपनी बड़ी चौड़ी एक बात कहते हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं इस देश की एक एक मिट्टी को बेच दूंगा, ये नारा होगा उनका। शायद वो मीडिया ने जैसे एडिट करने में गोदी मीडिया थोड़ी सी तेज़ है, सॉरी आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट जो और गोदी मीडिया है तो वो थोड़ा एडिट कर देती होगी। वो एक्चुअली नारा ये है कि कसम मुझे इस मिट्टी की, इस देश की एक एक मिट्टी को बेच दूंगा। तो सर अंत में एक आखिरी सवाल है, 22 साल का युवा, अग्निवीर योजना स्टार्ट करी है मोदी सरकार ने। हाँ जी। 22 साल का युवा रिटायर होकर घर जा रहा है और 75 साल के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और मौका मांग रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक 22 साल का युवा जब मेहनत करता है, मैंने हरियाणा की सड़कों पर देखा है, जब युवा सैनिक में भर्ती, सेना में भर्ती होने के लिए मेहनत करता है ना जी, तो 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पूरी अपनी मेहनत से भागता है। मतलब इतना वो अपना खून पसीना भागता है, उसको चोट भी लगती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। अपनी मेहनत 100% देने के बाद उसको क्या मिल रहा है अग्निवीर स्कीम के अंदर? कितने साल की नौकरी है बताइए आप? 7 साल की है, 4 साल की है सर, 4 साल की नौकरी, ठीक है। उसके बाद अगर बीजेपी के सीनियर लीडर वो देते हैं स्टेटमेंट, अगर आप क्या हो गया 4 साल की नौकरी है, उसके बाद आप ड्राइवर लगना, आप जूस की दुकानें खोल लेना, आप कहीं पर वॉचमैन लग जाना, क्या एक सैनिक को आप ये इज्जत दे रहे हो? किसानों को तो आपने लाठियां मार ली, आपने गोलियां मार ली, 700 किसान आपने शहीद कर दिए, और अब सैनिकों के साथ भी आप ये मजाक कर रहे हो कि आप ड्राइवर लगो, आप वॉचमैन लगो। कितना बड़ा मजाक है। वैसे तो हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, और दोनों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है ये सरकार। ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस देश के लिए। तो अंत में एक आखिरी सवाल है सर, 2019 में 49% हरियाणा की वोटिंग हुई थी। हाँ जी। तो आने वाली 25 मई को जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? कब, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लो। 2019 में हाँ। 49% वोटिंग हुई थी हरियाणा की। अच्छा। बात करें चाहे लोकसभा की हाँ। चाहे विधानसभा की,
ठीक है, तो अब आने वाली जो 25 मई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना मैं चाहेंगे जनता मीडिया से के माध्यम सिर्फ एक ही अपील करूँगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। ये हम एक हक है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देना। इस राइट को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये बड़े से बड़े सरकार, हम मोदी जैसे इन हिटलर सरकारों से हम अपना पेंडा छुड़वा सकते हैं। तो एटलीस्ट बाहर निकलिए, मतदान करिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है आप वोट करो। जिसको कोई इश्यू आता है, मैं खुद अपनी लोकसभा की प्राइवेट इसमें पर्सनली बात करता हूँ कि अगर किसी भी मेरे लोकसभा के वोटर को कोई भी इशू आता है कि हाँ जी हम मतदान करने नहीं जा सकते, हमारे पास कोई साधन नहीं है या हमारे कोई जा नहीं सकते, कोई बुजुर्ग हैं मेरे, ठीक है, उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो एटलीस्ट वो हमारी टीम से मुझसे कांटेक्ट करें। हम खुद उन्हें पर्सनली जाएंगे, वहाँ से पिक करके उनको मतदान करेंगे। आगे उनकी इच्छा है, वो जहाँ मर्जी मतदान करें। एक मैं आपके चैनल के थ्रू एक संदेश और देना चाहूँगा। हमारे जो चौधरी अभय सिंह जी हैं, ये एक मात्र ऐसे एमएलए थे पूरे इंडिया में जिस चीज़ से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और इनके साथ मैंने जुड़ने का और इनके अंडर काम करने का फ़ैसला लिया। ये एक मात्र ऐसे एमएलए थे ऑल ओवर इंडिया में जिन्होंने किसान आंदोलन के टाइम पर अपना इस्तीफ़ा दिया था, एक कुर्सी छोड़ी थी, और ये इनकी विरासत चलती आ रही है। आप उठा लीजिए विरासत, अगर आप चौधरी देवीलाल जी से उठा लीजिए, वो किसान हितैषी थे, किसान केसरी उनको बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने किसानों के लिए इतना काम किया है जो आज हर पार्टी उस चीज़ की इज्जत करती है। उसके बाद आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पर आ जाइए, उन्होंने किसानों के लिए कितना काम किया। आज हमारा जो पार्टी का सिंबल है हरा रंग, ये भी एक किसानों का रंग ही दर्शाता है। जो पार्टी का ये एक्चुअल जो हरा रंग है हमारा इनेलो का, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसान हितैषी गवर्नमेंट की उसकी तरफ ही दिखाता है, किसानों का रंग। और मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये एक ऐसे शेर हैं जो 89 एमएलओ पे भारी पड़ गए थे, और मैं इसी चीज़ से प्रभावित होकर मैंने इन चीज़ को ज्वाइन किया था।